हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। होप कि ऑल इज़ गुड एंड ऑल इज़ वेल। और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, बहुत सारे चैप्टर अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूं मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा जो सिलेबस आया था नया, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिया था, तो सिलेबस में भी इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिक्र कर रखा है, एक एक चीज़ों के बारे में, जैसे एमआई टाइप क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रखा था। तो आज की क्लास में हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दे देना चाहता हूं। देखो, मापक यंत्र क्या है? जो विद्युत का मापन करते हैं। अब विद्युत की तीन राशियां होती है। एक तो होती है भैया विद्युत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मान के चलो कि वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ क्या होती है? वोल्टेज। दूसरी चीज़ क्या होती है? धारा, जिसको क्या बोला जाता है? करंट बोला जाता है। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं? करंट पढ़ते हैं। उसके बाद एक चीज़ क्या आती है? ओम, यानी कि प्रतिरोध। और प्रतिरोध को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। और इसको हम लोग भी मेजर करते हैं। मुख्य रूप से तो यही चीज़ें आती है। इसके बाद एक चीज़ और आती है जिसका मेजर करना बेहद ज़रूरी है, जिसका नाम है पावर, शक्ति। ठीक है, क्योंकि हम घरों में जैसे बात करते हैं कि लाइट वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, तो हमें जो बिल वगैरह आता है वो आता है हमारा किलोवाट आवर में, किलोवाट घंटा में। ठीक है, पावर का मात्रक, अगर शक्ति का मात्रक देखें तो शक्ति का मात्रक होता है वोट। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हमें मेजर करना है सबसे पहले कि भैया कितनी खपत की है हम लोगों ने, कितनी शक्ति की खपत की है, या किसी भी तार में कितना हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है तो उसमें कितनी सप्लाई आ रही है। जैसे 220 वोल्ट की आ रही है, अगर हमने ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई बनाई है तो 11,000 वोल्टेज की बनाई है, या कितना करंट किसी में से जा रहा है, कितना किसी तार का प्रतिरोध है। तो मापक यंत्र बेहद जरूरी है किसी भी राशि को मापने के लिए। मापक यंत्र सिर्फ विद्युतिक राशि को मापने के लिए नहीं हो, और वो बहुत चीज़ें होती है। जैसे हमें वजन मापना है तो वजन मापने के लिए भी तो मापक यंत्र होता है। किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कि पानी वगैरह है, तेल वगैरह है, या गैस वगैरह को हमें मापना है तो उसके अंदर हम लीटर में जिसका यूज़ करते हैं। तो हर वो चीज़ जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, माप की तो करते हैं, माप तोल बेहद ज़रूरी होता है। तो कैसे करेंगे? तो विद्युतिक मापक यंत्र के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जितना भी निकलता है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा फायदा ही है कुछ ना कुछ उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ें क्या होती है कि जो विद्युतिक मापक यंत्र है यह विद्युत धारा के किसी ना किसी प्रभाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो लिखो गुरुजी, विद्युतिक मापक यंत्र जो होते हैं, विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के कुछ प्रभावों पर आधारित होते हैं। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इसकी पीपीटी तैयार नहीं कर रखी मैंने, वैसे ही मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। कुछ प्रभावों पर आधारित होता है। ठीक है, लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम तो जो है वो ज़्यादा लगेगा हमें, लेकिन लिख लेना। ठीक है, अब ये प्रभाव जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अगर प्रभाव की बात करूँ, एक होता है स्थिर विद्युत प्रभाव, एक प्रभाव होता है स्थिर विद्युत प्रभाव। ठीक है, दूसरा प्रभाव कौन सा होता है? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। दूसरा प्रभाव जो होता है, दूसरा प्रभाव कौन सा होता है? विद्युत उष्मीय प्रभाव। विद्युत उष्मीय प्रभाव, उष्मा पर आधारित। ठीक है, उष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। जूल का नियम भी इसी पे काम करता है। इसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद क्या आता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। ठीक है, सारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आता है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, जिस पे सेल वगैरह काम करते हैं। तो एक कौन सा आता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव। तो कई प्रकार के इफेक्ट जो होते हैं जिसके ऊपर क्या करते हैं, ये काम करता है। तो एक तो स्थिर विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट बोलते हैं। विद्युत उष्मीय प्रभाव को इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल इफेक्ट। ठीक है, उष्मीय प्रभाव।
ठीक है। उसके बाद चुंबकीय प्रभाव है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद केमिकल इफेक्ट, रासायनिक को क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट। तो कई प्रकार के जो है वो प्रभाव होते हैं और इन्हीं पर आधारित होते हैं हमारे सारे विद्युतिक मापक यंत्र। ठीक है। अब विद्युतिक मापक यंत्र की किस्मों की बात करेंगे तो विद्युतिक मापक यंत्रों की दो किस्में होती है जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो लगाओगे विद्युत मापक यंत्र की किस्में, विद्युत मापक यंत्र की किस्में। ठीक है। किस्में क्या होती है? दो प्रकार की होती हैं। एक तो भैया प्राथमिक प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्राइमरी टाइप के, जिसको क्या बोला जाता है? एक तो प्राथमिक होता है और दूसरा होता है द्वितीयक यंत्र। प्राथमिक यंत्र और दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक यंत्र। दो प्रकार के विद्युतिक मापक यंत्र होते हैं, एक प्राथमिक होते हैं और एक द्वितीयक होते हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो यंत्र किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी विद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाते हैं, ये क्या करते हैं? इसमें लिख लेना, ये केवल विद्युतिक राशि की उपस्थिति दर्शाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान के चलो कि हम घरों में इंडिकेटर लगाते हैं। अब इंडिकेटर क्या करता है? हमें सिर्फ इतना बताता है कि इसके अंदर विद्युत है, वो हमें ये नहीं बताता कि इसके अंदर कितनी विद्युत आ रही है या कितनी नहीं आ रही है। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है? लाइट दिखा देता है वो कि भैया इस प्रकार से जो है वो विद्युत आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है यह नहीं दिखाता। अगर इसमें क्या हो सकता है? इसमें केवल धारा के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है। कैसे महसूस किया जा सकता है? मान के चलो कि कोई नंगा तार है, ठीक है, इंसुलेशन नहीं है, वो वाला तार है, उसके पास अगर मैं कोई चुंबकीय सुई लेके जाऊंगा तो वो सुई क्या करेगी? ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ऐसे करके हिलने लग जाएगी। यानी कि उस फील्ड में अगर जाता हूं तो वहां पर मुझे ऐसा एहसास होगा कि यहाँ पर जो है वो धारा आ रही है, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है। ठीक है। तो यानी कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइमरी में हम सिर्फ प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, हम ये नहीं पता लगा सकते कि कितना करंट आ रहा है, कितनी वोल्टेज आ रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें प्राइमरी में पता नहीं लगता है। ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है? इसमें पूर्व अंकित पैमाने पर विद्युतिक राशि का मान दर्शाया जाता है। विद्युतिक राशि कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना, विद्युतिक राशि का मान दर्शाया जाता है, राशि का मान दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? एक पैमाना लगा हुआ है और उस पैमाने पर रीडिंग दिखा देगा हमें सीधी की सीधी कि भैया इतनी विद्युत आ रही है, इतना करंट आ रहा है, इस चीज़ का इतना प्रतिरोध है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है। अब जो सेकेंडरी यंत्र जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी टाइप के जो यंत्र होते हैं मेरे, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? तो सेकेंडरी के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो लिख लेते हैं अभी। एक तो होता है हमारा सूचक या इंडिकेटिंग। ठीक है। एक क्या होता है? सूचक या इंडिकेटिंग, यानी कि जो हमें इंडिकेट करता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो वो कौन सा हो गया? सूचक या इंडिकेटिंग हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा आ गया? रिकॉर्डिंग टाइप का। दूसरा कौन सा आ गया? रिकॉर्डिंग टाइप का, यानी कि जो रिकॉर्ड करके देता है किसी चीज़ को। तो दूसरा कौन सा आ गया? रिकॉर्डिंग टाइप का। तीसरा कौन सा आ गया? इंटीग्रेटेड। तीसरा कौन सा आ गया? इंटीग्रेटिंग। तीसरा कौन सा आ गया? इंटीग्रेटिंग टाइप का।
ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सूचक या इंडिकेटिंग होता है, दूसरा कौन सा होता है रिकॉर्डिंग होता है, और तीसरा कौन सा होता है इंटीग्रेटिंग होता है। यानी कि कितने प्रकार के होते हैं जो द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मेरे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सूचक या इंडिकेटिंग होता है, एक रिकॉर्डिंग प्रकार का होता है, ठीक है, और एक इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। 3 प्रकार के होते हैं विद्युतिक मापक यंत्र, ठीक है। एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, उसको माप नहीं सकते। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है, हम उसको माप सकते हैं, एक स्केल लगा होता है, स्केल के आधार पर हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना बना है कितना नहीं बना। सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। कैसे पता लगाएंगे कि एक पैमाना लगा होगा, पैमाने के ऊपर वो मुझे क्या कर देगा, रीडिंग दे देगा, ठीक है। रीडिंग कई प्रकार की हो सकती है। देखो, एक तो सूचना देने वाला हो गया कि सीधी सूचना दे दी भैया कि इसमें करंट है। दूसरा हो गया कि रिकॉर्ड करके बता देगा हमें कि इसमें इतना करंट है। तीसरा हो गया इंटीग्रेटिंग टाइप का। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग जो है वो लगाओगे आप इंडिकेटिंग यंत्र का। पहली हेडिंग लगाओगे इंडिकेटिंग यंत्र। ठीक है, तो इंडिकेटिंग में क्या होगा, यह पूर्व अंकित पैमाने पर सूचना देगा। यह विद्युत राशि के तत्कालिक मान का तत्कालिक मान की सूचना पूर्व अंकित पैमाने पर दर्शाता है। सूचना पूर्व अंकित, यानी कि एक पैमाना लगा होता है, स्केल लगा होता है, पूर्व अंकित पैमाने पर दर्शाता है। ठीक है, ये क्या काम करेगा, जो विद्युतिक राशि है किस टाइम पे कितनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में बता देगा। एक स्केल लगा होगा, पैमाना लगा होगा उसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये विद्युतिक राशि के बारे में हमें बता देते हैं कि इतना वोल्टेज है, इतनी करंट है, इतना प्रतिरोध है किसी चीज़ का। दूसरा आता है रिकॉर्डिंग यंत्र। नंबर 2 कौन सा आता है, रिकॉर्डिंग यंत्र। नाम से ही पता लग जाएगा भैया कि रिकॉर्ड करके दे देगा किसी ना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये जो होता है, ये विद्युतिक राशि के मान को पेंसिल आदि से ग्राफ पेपर पर अंकित कर लेता है। यह विद्युत राशि के तत्कालिक मान को ग्राफ पेपर पर अंकित कर लेता है, ठीक है। ये क्या करेगा, विद्युतिक राशि के तत्कालिक मान जो होंगे उनको सुई, पेन या पेंसिल के द्वारा क्या करेगा, ग्राफ पेपर पर अंकित कर लेगा, और एक समय अंतराल के बाद उन परिवर्तनों का रिकॉर्ड करके हमें डिस्प्ले पर दिखा देगा। और एक समय अंतराल के बाद एक समय अंतराल के बाद पूरा रिकॉर्ड तैयार करके, पूरा रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, सही लिख लो, तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो इसका पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर किस प्रकार का यंत्र है, तो रिकॉर्डिंग टाइप का, ठीक है। एमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर किस प्रकार का यंत्र है, इंडिकेटिंग टाइप का यंत्र है, ठीक है। पावर फैक्टर मीटर हो गया, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। एक कौन सा आता है, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर। ये भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा कौन सा आता है, इंटीग्रेटिंग टाइप का। तो सी आता है हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप का, इंटीग्रेटिंग यंत्र,
ठीक है। तीसरा कौन सा आता है? इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र आता है। अब इंटीग्रेटिंग टाइप का जो होता है, इसमें क्या होता है, यह विद्युतीक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत मान को दर्शाता है। यह विद्युतीक राशि के प्रेक्षण काल के मान को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि विद्युतीक राशि ने एक टाइम के अंदर किस किस हिसाब से अपनी खपत करी है, उन सब को क्या करेगा, एक साथ दिखाने का काम करेगा। ठीक है, जैसे किलोवाट घंटा मीटर। ठीक है, जैसे किलोवाट घंटा मीटर, यानी एनर्जी मीटर की बात करा, ये किलोवाट घंटा मीटर। ठीक है, एनर्जी मीटर भी तो यही होता है, kWh मीटर। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, एक साथ बता देता है सारी की सारी चीजें, कितनी वोल्टेज लगी है, इतना लोड लगा था, इतनी पावर लगी थी, इतना करंट था, इतना प्रतिरोध था टोटल। ठीक है, तो सारी चीजों को कंबाइन करके हमें एक चीज बता देगा, तो वो क्या आता है, इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र आता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एनर्जी मीटर जो होता है वो किस प्रकार का यंत्र होता है, तो वो होता है इंटीग्रेटेड टाइप का इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? तो इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आशा करता हूं कि ये चीज़ समझ आई होगी तुम्हें। 3 प्रकार के यंत्र होते हैं सेकेंडरी के अंदर, इंडिकेटिंग होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है भैया, रिकॉर्डिंग यंत्र होता है। तीसरा कौन सा होता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है। किलोवाट घंटा मीटर किस प्रकार का यंत्र है, इंटीग्रेटेड टाइप का है। पावर फैक्टर मीटर या रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर किस प्रकार का है, रिकॉर्डिंग प्रकार का यंत्र है। एमीटर वोल्ट मीटर और एमीटर किस प्रकार का है, सूचक यंत्र है या इंडिकेटिंग यंत्र है। साथ के साथ में इन चीज़ों को नोट करते रहो। ठीक है, साथ के साथ इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते रहें। एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और मैं भी तुम्हें इतने ही अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? आगे बढ़े, दिक्कत तो नहीं है कोई? चलिए अब बात करते हैं इंडिकेटिंग यंत्र जो होते हैं। ठीक है, अब ये जो यंत्र होते हैं मेरे, जैसे मान के चलो कि वोल्ट मीटर, एमीटर या ओम मीटर या इसके अलावा kWh मीटर हो गया, पावर फैक्टर मीटर हो गया, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखो, पहले तो हो सकता है कि भैया एक तो डिजिटल टाइप का हो। ठीक है, डिजिटल टाइप का होगा, उसके अंदर क्या होगा, सीधी की सीधी रीडिंग हमें दिखा देगा। ठीक है, मल्टीमीटर के बारे में पढ़ा है तुम लोगों ने। अब मल्टीमीटर क्या काम करता है, मल्टीमीटर कोई भी रीडिंग होगी तो उसको क्या करता है, वो सीधा का सीधा मुझे डिस्प्ले के ऊपर दिखा देता है। ठीक है, तो एक तो होता है एनालॉग टाइप के और एक होते हैं डिजिटल टाइप के। एनालॉग टाइप के वो होते हैं, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, मशीन होती है ना जो आप वेट तोलते हैं, तो उसके अंदर एक सुई लगी होती है। ठीक है, तो वो सुई ऐसे ऐसे करके जाती है, तो जिसमें सुई लगी होगी वो एनालॉग टाइप का होगा और जिसमें नंबर दिखाई देंगे, मीटर ही मान लो तुम लोग। मीटर कौन सा, तुम्हारी बाइक का। आजकल बाइकों में जो है वो डिजिटल मीटर आने लग गए, सीधा नंबर दिखाता है कि 31, 32, 50, 100, 200, 250, 500, 1100 की स्पीड में तुम लोग चल रहे हो। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले सुई आती थी कि भैया 50 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, 80 पे चल रही है, 100 पे चल रही है। ठीक है, तो जो सुई वाला होता है वो होता है एनालॉग टाइप का, और जिसके अंदर डिस्प्ले लगी होती है जिसमें सीधा नंबर दिखा देता है वो होता है डिजिटल टाइप का। तो ये सारे एनालॉग टाइप के भी होते हैं और डिजिटल टाइप के भी होते हैं। ठीक है, एनालॉग की जो रीडिंग होती है वो इतनी स्टीक नहीं होती क्योंकि उसमें बहुत छोटा छोटा जो है वो लाइनें बनी होती है, तो हम पढ़ नहीं पाते। लेकिन डिजिटल की अगर बात करें तो डिजिटल में सीधा दिखाई देता है नंबर। ठीक है, तो डिजिटल की यूनिट जो होती है वो पढ़ना आसान होती है। क्लियर है? 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। समझ आ गई बात? अब बात करेंगे कि इंडिकेटिंग यंत्र जो होते हैं उनमें कुछ बल कार्यरत होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से एक जो होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से स्केल लगा होता है, बीच में से छोटी छोटी लाइनें होती है। ठीक है, और यहाँ से एक क्या होती है भैया, एक सुई जाती है एक। ठीक है, और वो सुई क्या करती है, वो हमें बताती है कि किसके अंदर कितनी रीडिंग है। इस प्रकार से एक मीटर बना होता है। ठीक है, अब इस प्रकार का जो मीटर बना होता है, जो इंडिकेटिंग मीटर बना होता है, इसमें 3 प्रकार के बल भी काम करते हैं। कौन कौन से बल काम करते हैं? 3 प्रकार के टॉर्क काम करते हैं। ठीक है, एक तो होता है विक्षेपक टॉर्क, हेडिंग लगाओगे पहले, इंडिकेटिंग यंत्रों में कार्यरत बल, हेडिंग लगाओगे, इंडिकेटिंग यंत्रों में
कार्यरत बल। ठीक है, 3 प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो होता है विक्षेपक टॉर्क बोलते हैं। विक्षेपक का मतलब क्या है? विक्षेपण, विक्षेपक टॉर्क। ठीक है, एक का नाम क्या है? विक्षेपक टॉर्क। दूसरे का नाम क्या है? नियंत्रक टॉर्क, यानी कंट्रोल करना, नियंत्रक टॉर्क। ठीक है, और तीसरे का नंबर क्या है? अवमंदक टॉर्क, अवमंदक टॉर्क। अब इस इंस्ट्रूमेंट से तुम लोग समझो कि जैसे मान लो कि ये सुई मेरी अभी 0 पे पड़ी है, तो मैं जैसे ही इसको सप्लाई के साथ जोड़ा, जैसे मान लो कि प्लस माइनस तार के साथ जोड़ा, तो इसके अंदर एक टॉर्क उत्पन्न होगा जो इस सुई को लेके जाएगा इस साइड। ठीक है, 0 इस साइड है तो 0 और 5 इस साइड है मान के चलो, तो 0 से 5 तक लेके जाने के लिए मैं एक प्रकार का बल लगाऊंगा, और इस बल को क्या बोला जाता है? विक्षेपक टॉर्क बोला जाता है। इस बल को क्या बोला जाता है? विक्षेपक टॉर्क बोला जाता है। तो किसी विद्युतिक मापक यंत्र में उसके संकेतक को पूर्वांकित पैमाने पर चलाने वाला टॉर्क क्या कहलाता है? विक्षेपक टॉर्क कहलाता है। ठीक है, और यह उतना ही होगा, देखो विक्षेपक टॉर्क उतना ही होगा जितना मैं करंट दूंगा, जितनी मैं वोल्टेज दूंगा। ठीक है, तो यह राशि के समानुपाती होता है। तो विक्षेपक टॉर्क क्या है? पूर्वांकित पैमाने पर, पूर्वांकित पैमाने पर पॉइंटर को चलाने के लिए लगा टॉर्क, लगा घुमाव बल। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? घुमाव बल होता है। तो लगा घुमाव बल कौन सा आता है? विक्षेपक टॉर्क आता है यह। अब विक्षेपक टॉर्क जो होता है यह क्या होता है? यह विद्युतिक राशि के समानुपाती होता है। ठीक है, विद्युतिक राशि के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यानी कि जितनी विद्युतिक राशि करंट या वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही विक्षेपक टॉर्क क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जितनी ही विद्युतिक राशि को कम करेंगे उतना ही विक्षेपक टॉर्क क्या होगा? कम होगा। यानी कि ये सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? अगर मान लो कि करंट का मान ज़्यादा है तो भैया सुई ज़्यादा दूर जाएगी, अगर करंट का मान कम है तो सुई क्या करेगी? कम दूर जाएगी। क्लियर है? अब दूसरा जो टॉर्क आता है उसका नाम आता है नियंत्रक टॉर्क, नियंत्रक टॉर्क। नियंत्रक का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। अब ये सुई कहीं इतनी तेज ना चली जाए कि भैया आगे जाके इसको टच हो जाए। ठीक है, एकदम से भाग के ना निकल जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, डूंडम डूंड ना हो जाए सुई। तो इस सुई को कंट्रोल करने के लिए एक टॉर्क लगाया जाता है जिसका नाम क्या है? नियंत्रक टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क। इसको क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक टॉर्क लगाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्यों लगाया जाता है? कि एकदम से सुई 0 से निकल के सीधी 5 के जाके टकरा के टूट ना जाए। ठीक है, और दूसरा सिस्टम क्या होता है कि जैसे ही मान लो मैंने विद्युतिक राशि हटा ली, उसके बाद पॉइंटर क्या करे? धीरे धीरे वापस कहाँ पे आ जाए? 0 पे आ जाए। तो नियंत्रक टॉर्क के 2 काम होते हैं, एक तो भैया भाग की सुई आगे ना निकल जाए, दूसरा वापस जैसे ही मान लो कि मैंने विद्युतिक राशि वहाँ से हटा ली तो उस कंडीशन में पॉइंटर वापस मेरा कहाँ पे आ जाए? 0 पे आ जाए। तो वो काम कौन करेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क करेगा। अब तीसरा टॉर्क आता है जिसका नाम है अवमंदक टॉर्क, अवमंदक टॉर्क, या इसको क्या बोला जाता है? डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डैम्पिंग टॉर्क। अब डैम्पिंग टॉर्क क्या कहलाता है कि जैसे मान लो कि मैंने सुई को क्या किया? आगे की तरफ धकेला, तो ये टॉर्क तो आगे की तरफ धकेलेगा विक्षेपक टॉर्क, और नियंत्रक टॉर्क इस साइड धकेलेगा। तो अगर मान के चलो कि एक सुई है, अब एक बल इस साइड से लग रहा है, एक बल इस साइड से लग रहा है, तो अगर मान लो कि ये सुई बार बार क्या करती रहेगी? वाइब्रेट करती रहेगी या कंपन करती रहेगी। अब ये सुई क्या करती रहेगी भाई साहब? बार बार क्या करती रहेगी? कंपन करती रहेगी। ठीक है, अब ये कंपन करती रहेगी तो क्या मैं सही रीडिंग पढ़ पाऊंगा? नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये सुई जो है ये कंपन ना करती रहे, सुई स्टेबल रहे, इसके लिए एक टॉर्क लगाया जाता है जिसका नाम क्या है? अवमंदक टॉर्क, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? डैम्पिंग टॉर्क। अब डैम्पिंग टॉर्क का काम क्या है कि इस सुई के अंदर से कंपन को
खत्म करना। डैम्पिंग टॉर्क का नाम मतलब क्या है? खत्म करना। किस चीज को? कंपन को। अब एक चीज और रह गई हमारी कि हम लोगों ने जो नियंत्रक टॉर्क पढ़ा था ना, नियंत्रक टॉर्क के अंदर आप लोगों को एक चीज लिखनी है कि नियंत्रित टॉर्क पैदा कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग किसी भी उपकरण के अंदर नियंत्रित टॉर्क पैदा करते हैं। तो इसकी दो विधि है, एक तो स्प्रिंग कंट्रोल विधि है और एक गुरुत्वीय कंट्रोल विधि है। ठीक है, इसमें दो विधि है, एक तो स्प्रिंग कंट्रोल विधि, यानी कि स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल करेंगे, और दूसरी है गुरुत्वीय कंट्रोल विधि। ठीक है, दो प्रकार की विधि है। एक तो भैया हम लोग क्या करेंगे? स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल करेंगे, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क किससे पैदा करेंगे? एक तो स्प्रिंग के द्वारा करेंगे और दूसरा किससे करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल पैदा करेंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग कंट्रोल विधि के अंदर क्या होता है? ठीक है, बाल कमानी वगैरह लगाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब बाल कमानी लगाई जाती है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बाल कमानियां किस धातु की बनी होती है? बाल कमानी किस धातु की बनी होती है? तो ये बनी होती है फॉस्फोरस ब्रोंज की, या फास्फोरस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बनी होती है फास्फोरस ब्रोंज की। बाल कमानी किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? गुरुत्वीय कंट्रोल। गुरुत्वीय कंट्रोल का गुण एक ये है कि अगर मान लो टेम्परेचर को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण में तापमान बदलने पर यंत्र का जो इफेक्ट होता है, यानी कि यंत्र की जो कार्य करने की क्षमता होती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? और स्प्रिंग प्रणाली की अपेक्षा क्या होता है? सस्ता पड़ता है। गुरुत्वीय कंट्रोल में आप लोग लिख सकते हो गुरुत्वीय कंट्रोल। इसमें क्या चीज लिखोगे? तापमान परिवर्तन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तापमान परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, स्प्रिंग वाली से सस्ती विधि है, स्प्रिंग वाली से सस्ती विधि है। ठीक है, स्प्रिंग वाले से ये क्या है? सस्ती विधि है। ठीक है, एक चीज और लिखोगे, इसको ऊर्ध्वाधर यानी कि बिल्कुल सीधा रखना जरूरी है। एक चीज ये लिखोगे, इसको ऊर्ध्वाधर रखना जरूरी है। इसको स्प्रिंग गुरुत्वीय वाले को बोल रहा हूं मैं, इसको ऊर्ध्वाधर सीधा रखना, क्योंकि सीधा रखोगे तभी तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरह काम करता है ना। इसको ऊर्ध्वाधर रखना जरूरी है। ठीक है, ये इसका अवगुण है। इसको अगर ऊर्ध्वाधर नहीं रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका पैमाना अनुपातिक नहीं होता है, इसका पैमाना अनुपातिक नहीं होता है। ठीक है, इसका जो पैमाना होता है वो अनुपातिक नहीं होता है। अवमंदक टॉर्क बाद में लिख लेना, पहले इसके बारे में लिख लो। अवमंदक टॉर्क तुम्हें दोबारा लिखवा दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों ने लिख लिया है कोई बात नहीं है। ठीक है, अलग से लिख देना कि भैया जो कंट्रोलिंग टॉर्क होते हैं इसके दो भाग होते हैं, एक तो स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और एक गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कंट्रोल के बारे में भी चीज़ें तुम्हें लिखवा दी और स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल करते हैं उसके बारे में भी तुम्हें चीज़ें लिखा दी है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अवमंदक टॉर्क। अवमंदक टॉर्क के बारे में बता दिया कि दो बल लगते हैं एक साथ, एक तो विक्षेपक टॉर्क लगता है,
ठीक है। दूसरा लगता है कंट्रोलिंग टॉर्क। जब दोनों टॉर्क आमने सामने से लगेंगे तो जो सुई होगी बीच की वो क्या करती रहेगी, कंपन करती रहेगी। तो इस कंपन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवमंदक टॉर्क का यूज करते हैं। अब अवमंदक टॉर्क भी कई प्रकार से पैदा किया जा सकता है। अवमंदक टॉर्क को अगर खत्म कर देंगे तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से किसी मान को पढ़ पाएंगे। तो तीसरी हेडिंग जो है वो लगाओगे अवमंदक टॉर्क। अवमंदक या डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है, अवमंदक या डैम्पिंग टॉर्क, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूनिट को जो विद्युतिक राशि है उसका मान सटीकता से पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवमंदक टॉर्क का यूज करते हैं। ठीक है, अवमंदक टॉर्क 3 प्रकार से पैदा किया जा सकता है। यह 3 प्रकार से पैदा किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, 3 प्रकार से पैदा किया जा सकता है। 3 इसकी प्रणालियां हैं। 3 प्रणालियां कौन कौन सी भैया, एक तो वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, एक तो होती है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, अवमंदक लिखना क्यों जरूरी है, समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, एक तो वायु घर्षण होती है, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी है एडी करंट। एडी करंट, दूसरी कौन सी होती है, एडी करंट अवमंदक प्रणाली होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, देखो इसके अंदर घर्षण के रूप में वायु का यूज किया जाता है, इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, और तीसरी होती है द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। तीसरी कौन सी होती है, द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। ठीक है, 3 प्रकार की अवमंदक यानी 3 प्रकार के डैम्पिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि ये वाला एक पैमाना है, ठीक है, अब इस पैमाने के ऊपर इस प्रकार से एक बाल कमानी वगैरह जो है वो लगा दी जाती है कि भैया बाल कमानी वगैरह जो चीज़ें हैं उसको लगा दिया जाए ऐसे करके। ठीक है, और इसके साथ एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पर एक जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने पॉइंटर, ये वाला क्या लगा दिया, पॉइंटर लगा दिया। और इसी के साथ यहाँ पर पॉइंटर के साथ यहाँ पर एक चीज़ जुड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरी होती है, वायु भरी होती है, और उसके बीच एक क्या रख दिया जाता है, एक स्पिंडल रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऐसे काम करेगा। क्लियर है, ये वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली है। इसके अंदर पिस्टन नुमा एक पत्ती होती है, ये वाली पत्ती है जो क्या है, एक पिस्टन नुमा पत्ती है। ठीक है, जो एक बेलनाकार खंड के बीच में रख दी जाती है, और विक्षेपक टॉर्क जो है वो पैदा होगा, और उसके बाद जैसे मान के चलो कि कंट्रोलर टॉर्क पैदा होगा, तो उन दोनों को कंट्रोल करने का काम करेगी वायु घर्षण प्रणाली। दूसरी आती है एडी करंट, तो सेम वही चीज़ होगी। एडी करंट के अंदर भी क्या होगा, मेरा स्केल लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पर स्केल के साथ साथ एक चीज़ ये ऐसे करके लगा दी, और इसके बाद यहाँ पर इसमें क्या लगी होती है, बीच में एक चकती लगी होती है। ये क्या लगी होती है, एक बीच में चकती लगी होती है। ये क्या लगी है, एक बीच में चकती लगी है। अब इस चकती के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट लगा दी जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये क्या लगी होती है, एक परमानेंट मैग्नेट लगी होती है। ठीक है, अब इस चकती के ऊपर यहाँ पर क्या लगा दी, एक परमानेंट मैग्नेट लगा दी, जो इस चकती को रोकने का काम करेगी, कंट्रोलिंग डिवाइस का काम करेगी। क्लियर है, और इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ क्या लगी होती है भैया, यहाँ लगा दिया एक पॉइंटर। ये क्या लगा दिया, पॉइंटर। तो 1 2 3 4 5 6 क्या चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, इसमें ये जो चीज़ होती है इसको क्या बोला जाता है, स्पिंडल। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या लगा होता है, ये वाली एक चीज़ लगी होती है जिसका नाम क्या है,
ज्वेल बेरिंग, ये चीज़ क्या लगी होती है? ज्वेल बेरिंग लगी होती है। क्लियर है? इसमें ये चीज़ क्या है? लिख लो साथ में, एयर सेक्टर। वैसे तो ये सारे के सारे जो डायग्राम है तुम्हें तुम्हारी किताब में भी मिल जाएंगे अगर तुम पढ़ोगे तो, ठीक है। ये चीज़ क्या है? स्पिंडल। ये चीज़ क्या है? पॉइंटर। पॉइंटर का काम क्या है? घूमना। और ये वाली जो चीज़ क्या है? ये है स्केल। ये क्या है? स्केल। ये चीज़ क्या है? स्केल, सभी को पता है। ये चीज़ क्या है? पॉइंटर। ये क्या है? चकती, ठीक है। और ये क्या है? चुंबक। परमानेंट मैग्नेट लगी होती है इसके अंदर। तो ये चीज़ क्या है? परमानेंट मैग्नेट या स्थायी चुंबक। तो ये चीज़ क्या है? स्थायी चुंबक। उसके बाद द्रव घर्षण की बात करेंगे तो एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। तो इसमें क्या होगा? ये वही पैमाना 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर हमने सेम वैसे ही करेंगे और नीचे एक बर्तन रखेंगे और बर्तन के अंदर हम लोग क्या भरेंगे? एक तरल पदार्थ भरेंगे। अब बर्तन के अंदर हम लोगों ने क्या भर दिया भैया? तरल पदार्थ भर दिया। अब इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे? पानी के अंदर वेट रख देंगे, ठीक है। डायग्राम तुम लोग जो है वो अच्छे से पढ़ पाओगे तो अपनी किताब में, क्योंकि मैं डायग्राम इतने अच्छे नहीं बना पाता भाई मेरे कभी भी, ठीक है। तो ये पॉइंटर लगा हुआ है, डायग्राम में बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। ठीक है, डायग्राम में नहीं बना पाता अच्छा। तो ये क्या है? स्केल, ठीक है। ये वाला भाग क्या है? पॉइंटर। और ये क्या है? फ्लूइड, यानी पानी भरा हुआ है, इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम जो है वो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। क्लियर है? अब ये पूछ लिया जाता है ये चकती किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है तांबे या एल्यूमिनियम की। तो यह चकती किसकी बनी होती है? तांबे या एल्यूमिनियम की। तो अवमंदक टॉर्क पैदा करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो वायु घर्षण अवमंदक है, एक एडी करंट है, और एक कौन सा है भैया? द्रव घर्षण अवमंदक। अवमंदक टॉर्क पैदा करने के 3 तरीके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आगे बढ़े, आ गया यहाँ तक समझ में? डायग्राम बना ले अपनी किताब में, आपकी में बहुत ज़्यादा अच्छा डायग्राम दिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। किताब में आपकी में बहुत अच्छा डायग्राम बना कर दे रखा होगा, तो किताब का डायग्राम आप लोग जो है वो ज़रूर देख लें, ठीक है। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग कुछ इसी प्रकार की है, एक बार किताब का डायग्राम आप लोग जो है वो ज़रूर देख लेना। कोशिश तो की है कि भैया हमने भी बहुत अच्छे डायग्राम जो है वो बनाए हैं अभी तुम्हारे सामने, लेकिन क्या पता ना बने हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मूविंग कॉइल उपकरण, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? MI टाइप। इसको क्या बोला जाता है? MI टाइप बोला जाता है। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो तुम्हें लिखवाऊंगा, ठीक है। यह एक सेंसिटिव उपकरण होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख लो। यह एक सुग्राही या सेंसिटिव, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर मान के चलो कि इफेक्ट आता है किसी चीज़ का, ठीक है, थोड़ा सा भी करंट या थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ा है या कुछ भी चीज़ें जो है बड़ी है, ठीक है, तो ही ये क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बता देगा। यह सुग्राही या
सेंसिटिव उपकरण है। ठीक है, जैसे ही मान के चलो कि थोड़ा सा भी अगर कोई उतार चढ़ाव आएगा पॉइंट्स में भी, तो भी ये क्या कर देगा, बता देगा। तो ये उपकरण जो है ये सेंसिटिव उपकरण है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और विद्युत शक्ति व्यय भी कम होता है। देखो दूसरा क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, तो शक्ति व्यय भी कम होता है। यानी कि शक्ति की खपत क्या करता है, ये कम करता है, शक्ति व्यय भी कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके चलते इसका शक्ति व्यय भी क्या होता है, कम होता है। ये इसकी दक्षता ज़्यादा होती है और धारा का यथार्थ मापन करता है। ठीक है, दक्षता अधिक होती है, वह धारा का शुद्ध मापन करता है, धारा का शुद्ध मापन करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, धारा का शुद्ध मापन करता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसकी दक्षता जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसका पैमाना अनुपातिक होता है और इसकी माप सीमा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसका पैमाना, ये पूछा जाता है जो लाइन में दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, इसका पैमाना अनुपातिक होता है। ये अनुपातिक वाला क्वेश्चन कई बार आया पेपर में, अनुपातिक होता है, वह माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है, माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसकी माप सीमा को बढ़ा सकते हैं, इसका पैमाना जो होता है वो अनुपातिक होता है। ठीक है, इसका उपयोग एसी विद्युत धारा के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ये क्या लिखोगे, इसका उपयोग एसी विद्युत धारा मापन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब क्या है कि ये सिर्फ क्या करता है, ये डीसी को ही माप सकता है, यह केवल डीसी माप सकता है, डीसी मापता है। ठीक है, यह केवल डीसी मापता है। इसमें घूमने वाला उपकरण F लिखोगे, इसमें घूमने वाला भाग क्वाइल होता है। नाम से ही पता लग जाएगा, मूविंग क्वाइल, मूव करना, क्वाइल का मूव करना, मूविंग क्वाइल, घूमने वाला भाग क्वाइल होती है। ठीक है, तो इसमें घूमने वाला भाग कौन सा होती है भैया, क्वाइल होती है। ठीक है, सैकड़ों एम्पियर की विद्युत धारा इससे माप नहीं सकते, EFG, सैकड़ों एम्पियर यानी कि बहुत ज़्यादा करंट नहीं मापा जाता है, सैकड़ों एम्पियर की करंट इससे नहीं मापी जाती। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा मान की करंट इससे हम लोग नहीं माप सकते, इससे हम लोग एक लिमिटेड करंट जो है वही माप सकते हैं, ज़्यादा मान की करंट इससे नहीं माप सकते। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने मूविंग कॉइल उपकरण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई सारे उपकरण जो है वो बनते हैं, उन सारे उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। डायग्राम जो है वो आप लोग देख लेना, क्योंकि डायग्राम बड़े मुश्किल होते हैं इसके बनाने, तो मैं नहीं बना पाया। किताब में आप लोगों को सारे डायग्राम जो है वो मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को लिखा दी है। ठीक है, एक चीज़ और लिख लेना नोट लगा के, डीसी मोटर भी इसी
उपकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, सिद्धांत पर कार्य करती है। डीसी मोटर जो होती है वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।